नमस्कार। प्रेमचंद मेरी आवाज में इस श्रृंखला में मैं आपका दोस्त तनुज गोस्वामी आज आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी जिसका नाम है गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट, ना थापी। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब तो ये है कि जब तक 1 सैकड़ा खर्च ना कीजिए तो खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। अंग्रेजी खेल उसी के लिए हैं जिसके पास धन हो। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये वसन मढ़ते हो। ठीक है, गुल्ली से आंख फूटने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने जैसा भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो प्रातःकाल घर से निकल जाना और पेड़ पर चढ़कर टहनी काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वो उत्साह, वो लगन, वो खिलाड़ियों का जमघट, वो पदना और पदाना, वो लड़ाई झगड़े जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की अभिलाषा की गुंजाइश ही ना थी। उस वक्त को आज तक नहीं भुला पाता जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं। न नहाने की सुध, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का था और नाम था गया। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता और झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित ही थी। हम सब उसे दूर से आते देखकर उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपनी गुइयां बना लेते थे। एक दिन हम और गया दोनों ही खेल रहे थे। वो पद रहा था और मैं पदा रहा था।
मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, लेकिन पदना 1 मिनट भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहीन ना होकर भी क्षम्य हैं, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। गया ने दौड़कर मुझे पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने के बारे में क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाओ और मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊं और ना पीऊं? हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूं क्या? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जा रहा हूं, देखूं क्या क्या कर लोगे मेरा, देखता हूं। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। बड़े आए दाव लेने वाले। कल मैंने अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। वो तो पेट में चला गया। तो फिर निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया था तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने नहीं गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे, मैं दाव भी नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही दी जाती है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझे दाव लेने का क्या अधिकार? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को नसीब ना होंगे। ये सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं कुछ नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने ना देता था। मैंने गाली दी, उसने कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, 2-1 चांटे भी जमा दिए। मैंने उसे तुरंत दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस शस्त्र का मुकाबला ना कर सका और भागा। मैं तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चूक भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का था, एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का तबादला वहां से हो गया। नई दुनिया खेलने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ने का बिल्कुल दुख ना हुआ। पिताजी दुखी थे। ये बड़ी आमदनी वाली जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थीं। यहाँ सब चीजें सस्ती थीं और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था कि वहां घर ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखों और चकित मुद्रा से पता चलता था कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूं। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वो शक्ति है जिसे हम, जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझेंगे।
उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे कि तुम इतने भाग्यवान हो, जाओ, हमें तो इसी उजाड़ गांव में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थीं। पर उसी परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिवर्तन न था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहां बरगद का पेड़ था वहां सुंदर बगीचा था। स्थान का काया पलट हो गया था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थीं, मगर वो दुनिया बदल चुकी थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपटकर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई हो क्या? मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली हुई जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक अफसर हूं, साहबी ठाट में रौब और अधिकार के आवरण में हूं। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटा, यहाँ कोई एक गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ, वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ, है तो। जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहें। बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइज हूं। मतई मोहन, दुर्गा, ये सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मालिक, मतई तो मर गया और दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार। अब तो काम धंधे से ही छुटकारा नहीं मिलता। आओ, आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी झेप ना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वो आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर
निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें। वहां कौन कोई देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। हाथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपते हुए बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिनों तक खेलना बदा था। नहीं, मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती भी थी। तुम्हारा वो डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है? गया ने पछताते हुए कहा, हुजूर, वो लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वो मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वो तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूं न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उसने मन मीठा बनाए हुआ है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3-4 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली बना डाली। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गई। ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे अपने आप ही जाकर बैठ जाती थी। वो दाहिने बाहिने चाहे कहीं भी हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथ में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता था। लेकिन आज गुल्ली को उससे वो प्रेम न रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह से धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आ जानी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उठा लेता और दोबारा टाण लगाता। गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ ना बोलता था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में जा लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वो गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे। आध घंटा पदने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। आध घंटा पदने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई है, लेकिन लगी नहीं है। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। नहीं लगी होगी सरकार। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी क्यों करोगे?
बचपन में मजाल था कि ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा था मैं। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली डंडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक से छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बताने की चेष्टा करूं, हरज ही क्या है इसमें। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 4 हाथ पदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास से कहा, लग गई, टन से बोली। तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, टन से। और जो किसी ईंट से लगी हो तो? मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट से लग गई होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज नहीं आती सरकार। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए अब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय किया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत समय होगा, ये ना जाने कितनी देर पदावे, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर देना अच्छा होगा। तो बोला, नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। गुल्लू सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं, अभी ले लो। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे बिल्कुल अभ्यास ना था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, लेकिन दोनों ही बार पुछ गया। 1 मिनट में वह दाव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 ही मिनट में अपना दाव खो बैठा। मैंने हृदय की विशालता का परिचय दिया। 1 दाव और खेलोगे? तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया। तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं? खेलने का समय ही नहीं मिलता भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहीं गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे। तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली रही होगी। कई मेरे लड़कपन के साथी भी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पे बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित रह गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लेती। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली रोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लग कर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का
तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वो डर गया। अगर वो दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों की इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर मस्त हो जाते। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वो खेल न रहा था, वो तो मुझे खिला रहा था, मेरा मन बहला रहा था। पर मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूं। ये अफसरी मेरे और उनके बीच में दीवार बन गई है। अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, लेकिन सहचर्य कभी नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। हम में कोई भेद ना था। ये पद पाकर मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं। वो मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूं। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी गुल्ली डंडा। उम्मीद है आपको भी कभी न कभी ऐसे एहसास जरूर हुए होंगे। कुछ ही समय के इंतजार के बाद ऐसी ही एक और कहानी लेकर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।